गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज से जो आपके हिंदी के सैम्पल पेपर हैं उनकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, जिसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं और जो क्षितिज के जो क्वेश्चन और कृतिका के जो क्वेश्चन आते हैं या अनुच्छेद के जो टॉपिक आते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। अनसीन पैसेज में भी किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय इस समय आपके लिए बहुत कीमती है। तो जैसे पहला आप देखिए अनसीन पैसेज है, ये 14 नंबर का आएगा। आपको पूरा ब्लूप्रिंट याद होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं, कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास है एक अपठित गद्यांश, ये आएगा आपका कितना 3 नंबर के, इसमें जो एक एक नंबर के एमसीक्यू होंगे और 2-2 नंबर के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, तो उसको उसी प्रकार आप आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर एक मातृभाषा के ऊपर पूरा अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ तो इसमें इन शॉर्ट यही बताया गया है कि मातृभाषा समाज से जोड़ने का काम करती है, हमारी राष्ट्र भक्ति का काम करती है और मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, और जो है इससे राष्ट्र के हृदय मन प्राण ये सब इसको माना गया है मातृभाषा को। जो मनुष्य मातृभाषा का ज्ञान रखेगा वही आगे उन्नति करेगा, वह स्वावलंबी होगा। और विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब इसमें प्रश्न कैसे बन रहे हैं, देखिए कॉलम दिया गया है, एक तरफ मातृभाषा भाषा साहित्य है और एक तरफ कॉलम में दिए हैं कि वो उसकी कौन उसकी परिभाषा में आता है। तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई क्योंकि ये सीधे सीधे आपके पैसेज से दिया गया है। दूसरा है अब ये वाले, मातृभाषा महत्वपूर्ण व आवश्यक होती है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि लगाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा वाला वाक्य सही है, उसके अनुसार आपको कोड सिलेक्ट करने हैं। अब जहाँ पर जो सबसे अधिक बच्चों को समस्या आती है वो आती है कथन और कारण में। देखिए कथन और कारण में आप इन दोनों के बीच में और, जबकि, इसलिए, तथा ऐसे वाले वर्ड लगा के इनको कंप्लीट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मनुष्य को अपनी मातृभाषा को अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि संपूर्ण समाज उसी के द्वारा स्वयं को व्यक्त करता है। देखो क्योंकि लगाने के बाद ये बिल्कुल सुटेबल बन रहा है, मनुष्य को अपनी मातृभाषा को अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि संपूर्ण समाज उसी के द्वारा स्वयं को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाक्य भी, कथन भी सही और कारण भी सही, इस प्रकार आपको इन आंसरों तक पहुँचना है। क्योंकि और इसलिए ऐसा आप प्रयोग करोगे। ठीक है, अब अगला है आपका काव्यांश, ये भी आपका उसी प्रकार से आएगा। ठीक है, इसमें भी आपके एक एक नंबर के 3 एमसीक्यू हैं, उसके बाद 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन से प्रश्न है कि मनुष्य स्वावलंबी कब बन सकता है। स्वावलंबी का मतलब होता है अपने आप पर मतलब खुद पे डिपेंड रहना, है ना, सेल्फ डिपेंड जिसको आप कह सकते हो। तो मनुष्य स्वावलंबी कब बन सकता है, तो यहाँ पर पैराग्राफ में दिया था मातृभाषा का जिसको ज्ञान हो। तो खाली इसको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, आपके प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। तो यहाँ पर इसको कम से कम आप 4 लाइन में उसको डिफाइन करोगे, आपको पैसेज से ही उसको कॉपी करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक क्यों है। इस बात पे भी आप ध्यान दोगे किस प्रकार आपको इनको 4 लाइन में जो है समझाना है। फिर ये है, इसमें भी देखिए ये पूरे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ को समझना। उसके बाद देखो पत्तियां डाल की किस कमी की ओर, यहाँ पे डाल और पत्तियां आपस में बहस कर रही कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ लोगे। प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट। अब इसका मतलब क्या है, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये स्पेशली काव्यांश में आएंगे, है ना, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है ये, तो केंद्रीय भाव यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अंगो, इसमें आप ये लिखोगे कि यहाँ पर सहभागिता के महत्व को प्रतिपादित किया गया। मतलब आप देखेंगे डाल और पात दोनों है, जो डाल और पत्ती हो कहीं ना कहीं पेड़ को संपूर्ण बनाती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहता है और इस मार्ग में अनेक लोग होते हैं जिनकी वजह से उसको सहायता भी मिलती है, और क्योंकि सफलता के लिए सहभागिता की आवश्यकता है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि हम एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसका केंद्रीय भाव। तो आप एक लाइन एक वर्ड में नहीं लिखेंगे, इसको कम से कम 4-5 लाइन में आप इसको डिफाइन करेंगे। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हिस्सा है, वो है व्यवहारिक व्याकरण। ये 16 नंबर की आएगी बच्चों, और आपको पता है अब ये एमसीक्यू पैटर्न में नहीं है। अब ये कैसे है, अति लघु प्रश्न के इसमें श्रेणी में आ गया है। तो इसमें आपको देखिए वाक्य भेद के अनुसार है। देखो आप सभी जानते हो जो आपका व्यवहारिक व्याकरण का सिलेबस है वो वाक्य भेद रचना के आधार पर, अलंकार है, वाच्य है और साथ ही पद परिचय है। 4-4 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनेंगे और एक इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन आपको करने 5 प्रश्न दिए हैं लेकिन करने आपको 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है।
तो जैसे पहला है लाभ वाला काम करो, ग्रामर की प्रैक्टिस में स्पेशली कराना चाह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 16 नंबर में से आपका एक भी मार्क्स कटे, जिसके व्याकरण में आ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा अनसीन पैसेज में भी लिखने वाला पार्ट है, उसको आप करोगे। उसके बाद जो क्षितिज वाले क्वेश्चन हैं वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो कम से कम आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर करने को तब मिलेगा जब आपके व्याकरण के प्रश्न बहुत अच्छे होंगे। तो पहला है लाभ वाला काम करो। अभी तो ये किस फॉर्म में है, अभी ये सरल वाक्य में है, इसको किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा, ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मिश्र वाक्य होगा, ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो, ऐसा जिसमें। ठीक है, इस प्रकार मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो, तो इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, ऐसा काम करो प्रधान है, जिसमें लाभ हो आश्रित है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जौ वाले जो क्रिया से स्टार्ट होंगे, जौ वाले शब्द जहाँ से स्टार्ट होंगे वो आपका क्या होगा, जिससे, जो, जब, ठीक है, जिसे, जो, ये वाले आपके आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, तो लाभ वाला काम करो, इसका मिश्र वाक्य हुआ ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। अगला है मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। इसको क्या करना है, इसको सरल वाक्य में बनाना है। अब यहाँ पर जो लगा है ना, यहाँ पर ही परंतु वाला लगा है, यानी कि अभी ये संयुक्त वाक्य में है और इसको हमने किसे बदलना है, हमने बदलना है सरल वाक्य में। तो क्या होगा, मेरे बहुत समझाने पर भी वह न मानी। अब यहाँ पर जो पर का प्रयोग हो रहा है, मेरे समझाने पर भी, ये वो वाला है, कारण पे भी, हेतु वाला, ये जोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरी समझाने पर भी वह ना मानी, ये होगा इसका सरल वाक्य। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, सरल वाक्य है और किसे बदलना है, संयुक्त वाक्य बदलना है। जब आप पढ़ो तो उसके फॉर्म को भी समझो और उसको किस में चेंज करना है उसमें भी देखो। तो उसका जो संयुक्त वाक्य होगा वो क्या होगा, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। ठीक है, मूर्ति पत्थर की थी और चश्मा असली था, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन, और, परंतु, किंतु, ये सब इसमें आएंगे। अगला है धत पगली ई भारत रत्न जो हमको मिला है, वो सहनैया पे मिला है लुंगिया पे नाही। अगर आप ध्यान देंगे, जो हमको मिला है, ऊ मतलब वह, तो ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है। इसका हमको वाक्य भेद बताना था ना, हाँ, इसका हमको वाक्य भेद बताना है, तो ये मिश्र वाक्य। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है, जो हमको मिला है यह आश्रित उपवाक्य है, तो ये कौन सा होगा। अगर आप इसको आश्रित उपवाक्य के कितने भेद है ये भी ध्यान रखेंगे, संज्ञा, ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो उसमें क्या होगा आंसर, आप इसको समझेंगे कि किस प्रकार, क्योंकि आप सिर्फ एक ही तक, आप जब भी सैम्पल पेपर या किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रश्न से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उस पर पूरा आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो मिला है, जो हमको मिला है, तो जो और वह किस में आता है, विशेषण उपवाक्य में। ठीक है, तो ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, विशेषण उपवाक्य। एक तो ये मिश्र वाक्य, दूसरा ये है। ठीक है, अगला है कल्पना बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी, तो और लगा है, तो ये कौन सा वाक्य है, वाक्य पहचानना है। हाँ, तो वाक्य पहचानना, तो ये कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अंगों भी हो गया। अगला है वाच्य से संबंधित। देखो वाच्य से संबंधित 5 प्रश्न है, करने 4 हैं। बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता, बच्चों से, देखो से लग गया है ना, तो से लग गया है, तो ये कौन सा वाच्य है, ये भाववाच्य है। और क्या नहीं बैठा जाता भी इसमें, देखो यह मैंने आपसे कहा था भाववाच्य में हमेशा जैसे 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही बन सकता है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाववाच्य का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया है इसमें। अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। अभी ये किसमें, अभी ये कर्तृवाच्य में है, तो क्या होगा, अध्यापक के द्वारा हमें पाठ पढ़ाया गया। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। तो देखो अभी किसमें है, पुलिस द्वारा क्या किया गया, लाठीचार्ज, यानी कि अभी कर्मवाच्य में है, इसको हमने किसमें बदलना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या होगा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अगला है मोहन चल नहीं सकता, इसे भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, तो मोहन चल नहीं सकता, इसे भाववाच्य क्या होगा, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। अगला है इसमें, अगला प्रश्न है मोहन से चला नहीं जाता, हमने देख लिया, भाववाच्य में बदल दिया। अब है माँ ने भिखारी को भोजन दिया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। अभी कर्तृवाच्य में तो माँ द्वारा या माँ के द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। ठीक है, अब आते हैं पद परिचय में।
हुसैन आज दिल्ली जाएगा, बहुत ही आसान है क्योंकि हुसैन किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम यानी कि संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसके बाद पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। जब आप इसको लिखोगे पद परिचय तो कम से कम 3 इसके पॉइंट जरूर लिखना। और जैसे जो क्रिया विशेषण है उसमें तो आपका नहीं आएगा, आपको पता है क्रिया विशेषण जो अव्यय के होते हैं उसमें एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राहुल प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया प्रतिदिन क्या होगा, राहुल प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन का पद परिचय क्या होगा, क्रिया विशेषण का ये भेद है, और ये क्या है, कालवाचक है ना, कोई इसको रीतिवाचक ना लिखे क्योंकि प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, यानी कि क्या बता रहा है, समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है और इसका विशेष क्रिया क्या है, करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुमने का पद परिचय बताना है, तो तुमने है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, हम यू मतलब तुमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखेंगे। तुमने यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन और कर्ता कारक, उसी की बात हो रही तो कर्ता कारक। अगला है, काशी में मरण भी मंगल माना गया है, मरण भी मंगल माना गया है। ठीक है, तो काशी में क्या मंगल माना गया है, मरण भी मंगल माना गया है। तो हमको क्या का आंसर मिल रहा है, यानी कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, और इसका कर्म क्या है, मंगल, मंगल है। और कौन सा काल है इसमें, क्योंकि क्रिया के साथ हमेशा क्या चलता है, काल चलता है, तो पूर्ण भूतकाल, हाँ भूतकाल भी लिख सकते हैं और कर्मवाच्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य, काशी में मरण को भी मंगल माना गया, को इसके भीतर छुपा हुआ है तो ये कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, आप लोग घर चले जाओ, आप यहाँ कल आना, दोनों आपका पद परिचय बताना है। तो आप यहाँ पर क्या है, देखो आप लोग, लोग क्या है, संज्ञा है, तो जब कभी भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जब कभी भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, लोग संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है तो सर्वनाम किसमें बदल जाता है, सार्वनामिक विशेषण बदल जाता है। तो इस आप, ये जो पहला वाला आप है, इसका पद परिचय क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बस इतना ही है। और जो दूसरा है, आप यहाँ कल आना, ठीक है, तो आप यहाँ कल आना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आप यहाँ, अब देखो यहाँ तो संज्ञा नहीं है ना, यहाँ तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम के आगे भी सर्वनाम लगा हुआ है, तो यहाँ आना, वहाँ आना, ये सब क्या होता है आप बताइए जरा, यहाँ वहाँ, अभी हमने बात करी थी ना ऊपर, यहाँ पर हमने प्रतिदिन का जब पढ़ा था तो वो भी क्रिया विशेषण था, आप यहाँ आना, वहाँ आना, तो ये क्या है, ये है आपका बताना है ना, हाँ, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ का नहीं बताना है, आपका बताना है। तो आप यहाँ आना यानी कि यू की बात हो रही है, यू माने आप, तुम। ठीक है, तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि आप लोग, लोग एक संज्ञा है तो लोग के आगे आप लगा है यानी कि सर्वनाम लगा है, तो वो क्या होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अब आते हैं अलंकार की तरफ। पहला है काल, ये तो वाली पंक्ति है ना तुलसीदास की, तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, तो इसमें जनु आया है, तो जनु का मतलब होता है जानो, तुम तो मेरे लिए मानो, काल हाक के लेके आ रहे हो, यहाँ पे लक्ष्मण की उक्ति है ये परशुराम के लिए, तो जनु जानो, ये कहाँ पर आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, वाचक शब्द का प्रयोग होता है। आपको अलंकार ने बता रखा है कि उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा, ये तीनों भाई हैं, ये तीनों तुलना करते हैं। उपमा सा सी से सरिस समान, इसके इन वाचक शब्दों से करता है। रूपक अलंकार कहता है भाई नहीं थी, मैं तो वाचक शब्दों का प्रयोग करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, है ना, वो रूपक अलंकार है। और उत्प्रेक्षा ज्यों जनो त्यों, जनु जनहु मनहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगला है नीलोत्पल के बीच सजाए मोती के से आंसू के बूंद, मोती से माने समानता, है ना, तो यानी कि कौन सा अलंकार है, से आ गया ना, सा सरिस से समान, तो उपमा अलंकार है। नीलोत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल, नीला मतलब नीला, नीला है जो उत्पल। ठीक है, नीलोत्पल में समास कौन सा होगा, नीला है जो उत्पल, कर्मधारी समास। सब चीज़ को आप लेके चलेंगे साथ में। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपी सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब आप यहाँ पर ज्यों देखकर ये ना सोचें कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर ज्यों जैसे है इसका प्रयोग, लेकिन इसके अर्थ में जाओगे तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि जैसे ही धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, इतने में धरा सिंधु और नभ सब कांपने लग गए और विकल, विकल माने व्याकुल हो गए जीवों के प्राण। तो क्या है, इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए अतिशयोक्ति लिखना भी आना चाहिए आपको, लिखने में अगर मिस्टेक आप करोगे, देखिए 1 नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन है, अगर उसमें आप मात्रा की गलतियां कर दोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो देखो अलंकार आपके 6 हैं, अर्थालंकार के अनुसार 5 हैं, उनको लिखना सीख लो, है ना। उपमा, उपमा तो ईजी लिख लोगे, रूपक लिखना सीखो, उत्प्रेक्षा लिखना सीखो, मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण होता है, उसको लिखना सीखिए, और अतिशयोक्ति 100 पूरा होता है, ठीक है, उसको लिखना सीखिए। इस प्रकार से लिखकर आप तब जाके आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगला प्रश्न है,
घ, यह जीवन क्या है, निर्झर है। अभी मैंने आपसे कहा था रूपक अलंकार क्या कहता है कि भाई मैं वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जीवन को निर्झर के समान नहीं बताया, जीवन को निर्झर ही कह दिया, मेरा जीवन क्या है, निर्झर है। तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। अगला है अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले। यानी कि व्योम माने आकाश, आकाश रोता है, नहीं रोता है ना। तो क्या है यहाँ पर, मानवीकरण अलंकार है। आपको थोड़ा सा भी अगर उसकी पंक्ति में कहीं पर भी समझ में आए, है ना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम, मतलब किसी का हृदय, अब हिमगिरी हिमालय या हिमगिरी के पास हृदय नहीं होता है, लेकिन दिखाया गया है अलसित व्योम रोले, अलसित मतलब अलसाया हुआ, व्योम माने आकाश, आकाश रोता नहीं है, वर्षा होती है। तो ये सब क्या है, मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। अगला देखिए, तो पठित गद्यांश जो पठित गद्यांश आपका आएगा, इसमें कथन और कारण, जैसे इसमें कौन सा वाला दिया है, ये भौतिक सभ्यता, संस्कृति सभ्यता से चैप्टर है, ठीक है, संस्कृत सभ्यता वाला है। तो वस्तुएं मूर्त रूप से संसार में विद्यमान हैं, वे वस्तुएं भौतिक सभ्यता कहलाती हैं। तो इसमें क्या है, वस्तुएं मूर्त रूप से संसार में विद्यमान हैं, वे वस्तुएं भौतिक सभ्यता, और वही वे भौतिक सभ्यता कहलाती हैं। जो चीज़ें मूर्त रूप से संसार में विद्यमान हैं वही वस्तुएं भौतिक सभ्यता कहलाती हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। तो आप इसको इस प्रकार से ऐड करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर स्पष्ट है कि वे वस्तुएं जो मूर्त रूप में संसार में विद्यमान है वही भौतिक सभ्यता कहलाती है। आगे यहाँ पर लिखा है उसी को यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है, ये आप कर लोगे आसानी से। ये जो कूट वाले होते हैं इनको ध्यान से समझना है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, आग व सुई का आविष्कार हम सबसे बड़ा आविष्कार है, कैसे। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर कूट सिलेक्ट करने, कैसे है, आग की सहायता से हम गर्मी पाते हैं और सुई से कपड़े सिलते हैं, आग से हमारी रक्षा होती है और सुई से हम शिकार कर सकते हैं, आग से स्वादिष्ट भोजन पाते हैं और सुई से दो वस्तुओं का जोड़ कर सकते हैं, आग से हम भोजन पकाते हैं और सुई से वस्तुएं अलग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, इसका सही देखो जो थर्ड है, थर्ड वाले को देखो, आग से स्वादिष्ट भोजन पाते हैं और सुई से दो वस्तुओं को जोड़ सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का चैप्टर याद होगा तो वहाँ पर यही तो था कि आदि मानव ने जब आग का आविष्कार किया होगा, हो सकता है कि इत्तेफाक से, है ना, कि क्या हुआ होगा वहाँ पर उसका कोई खाना या उसमें पक गया होगा, या उसमें स्वाद, हम देखते ना कि सुई का आविष्कार क्यों हुआ होगा या आग का आविष्कार क्यों होगा। तो उस समय की जो भौतिक आवश्यकताएं थी वो यही थी, क्या, कि आग से स्वादिष्ट भोजन पाते हैं और सुई से दो वस्तुओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगला, अब मेन है प्रश्न, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, है ना। प्रश्न है देखिए पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। देखो कबीर पर श्रद्धा क्यों थी, क्योंकि जो उनका विचार था, जो उनका सोच था, और कबीरदास ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जो उनका भी खुद का सोचना वही था। कबीरदास ने जाति पाति का विरोध किया और वो भी उनके विचारों से प्रभावित थे। और कबीरदास के सत्य का आचरण, झूठ से घृणा, सादा जीवन, उच्च विचार, मितव्ययिता, ये सब उनको उनके जीवन में प्रभावित करती हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं भी सादा जीवन अपनाया, और यही कारण रहे होंगे कि भगत की कबीर पर श्रद्धा थी, ठीक है। आपको पता है कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आप 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, 4 नहीं तो 3 तब भी लिखेंगे, 2 से अधिक लिखना है। रनिंग में आप लिखेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे, आप इसको पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। अगला है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका का जन्म और यादों का सिलसिला कहाँ से आरंभ होता है और किस में अंकित है, ठीक है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका का जन्म और यादों का सिलसिला कहाँ से आरंभ होता है और किस पे अंकित है। इसका प्रश्न देखती हूँ मैं अच्छे से, इसका प्रश्न क्या है। हाँ, इसका प्रश्न यह है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका का जन्म और यादों का सिलसिला कहाँ से आरंभ होता है और किस रूप से अंकित है। देखो आपने अगर चैप्टर स्टार्टिंग से देखा होगा तो वो कहती है ना कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश में भानपुरा में हुआ था, लेकिन यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से बताती कि जहाँ पर 2 मंजिला मकान है, और पिता का प्रभुत्व बताती है कि किस प्रकार पिता उसमें खोए रहते हैं और अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ लेखिका रहती है। ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है उसके अनुसार यहाँ पर प्रश्न है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां भौतिक सुख के लिए धन दौलत बटोर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा ना करके संगीत की साधना के साथ साथ सरल ढंग से जीवन यापन किया। देखिए अभी जो हमने पढ़ा था ना पद परिचय में कि धत पगली ई भारत तत्व हमको किस पे मिला है,
लुंगिया पे नहीं मिला है, सहनैया पे मिला है। तो देखो ना, वो चाहते तो भौतिक सुख के लिए धन बटोर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने कला के बल पर धन बटोर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सरल ढंग से जीवन व्यतीत किया। उनको सादगी जीवन और उच्च विचारों से भरा हुआ उनका जीवन था। भारत रत्न सम्मानित होने के बावजूद उन्हें फटी तहमत पहनने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। देखिए, ये सबसे बड़ा है, जितना मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, उपलब्धि प्राप्त होती है, वो उतना विनम्र होता जाता है। तो यही इसमें समझाया गया है पूरे चैप्टर में। बिस्मिल्लाह खां के द्वारा यही समझाया गया बच्चों कि आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करें, आप कभी भी उसमें जो है घमंड या कोई ऐसा भावना, अभिमान ना करें कि आप अपने द्वारा प्राप्त की गई उस कला का अपमान कर दें, है ना। तो यहाँ पर साफ आपको यही समझाया गया, और ये आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स में लिखना है। अगला है पाठ लखनवी अंदाज में नवाब साहब द्वारा लेखक से खीरा खाने के लिए पूछे जाने पर भी उन्होंने खीरा खाने से इनकार क्यों किया, है ना। नवाब साहब द्वारा लेखक से खीरा खाने, अब आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जब लेखक अचानक डब्बे में घुसते हैं, है ना, तो वहाँ जब नवाब साहब का बदला व्यवहार देखते हैं, तो अपने मन में कल्पना करने लगते हैं कि इनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। तो इसलिए जब वो नवाब साहब उनको खीरे के लिए पूछते हैं, तो बार बार अरुचि दिखाते हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर जब लेखक से खीरा खाने के लिए कहा, तो वो आत्मसम्मान की बात आ जाती है। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि आम आदमी के पास क्या होता है, सिर्फ आत्मसम्मान होता है। तो वही आत्मसम्मान की आड़ में वो बार बार लेखक है वो नवाब साहब से खीरा खाने को मना करते हैं। ठीक है, अब ये है आपका पद्यांश वाला, तार सप्तक वाला है, संगतकार वाला है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर उसको आप इजीली कर लेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर है, संगतकार मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता है, संगतकार नौसिखिया है। अब ये क्या होगा, मुख्य गायक को ढाढ़स संगतकार बताता है। अब यहाँ पे कथन और कारण दोनों समझने। संगतकार मुख्य गायक को ढाढ़स बताता है क्योंकि संगतकार नौसिखिया है। आपको क्या लगता है कि संगतकार मुख्य गायक को ढाढ़स बता रहा है इसलिए कि वो नौसिखिया है? नहीं, वो यह बताना चाहता है। देखो, संगतकार क्या होता है ना, कई बार ऐसे लोग होते हैं, संगतकार मतलब ये है कि वो उसको याद दिलाता है। हमने पूरा संगतकार जो चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें प्रश्न भी हैं कि हमारे जीवन में संगतकार का अर्थ क्या है। हमारे जीवन में संगतकार वो होते हैं जो हमारे जीवन की सफलताओं में पहुंचने में हमारे बहुत बड़ी सहभागिता, सहयोग देते हैं, अपना बलिदान देते हैं। तो संगतकार नौसिखिया नहीं। कथन बिल्कुल सही है कि संगतकार मुख्य गायक को ढांढस बताता है, लेकिन कारण सही नहीं है। वो इसलिए ढांढस बताता है कि वो उससे कहना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। तो नौसिखिया है वाला ये गलत है कारण इसका। ठीक है, और यों ही मैं निहित अर्थ उपयुक्त, इसमें ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लग रहा है। यों ही में जो है क्वेश्चन नंबर घ देखिए, यों ही में इसका अर्थ क्या है ना। स्वार्थ निहित है, एहसास दिलाने के लिए, या बिना गायन के, या ये सभी। ठीक है, तो यों ही इसके लिए केवल 2 सही है इसका, क्या, एहसास दिलाने के लिए। एहसास मतलब यूं ही उसको एहसास दिलाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, है ना। जैसे अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आपके पेरेंट्स आपको रात को उठ के आपको कोई कॉफ़ी दे रहा है, चाय दे रहा है, या आपको दूध दे रहा है, या आपके साथ बैठा हुआ है, साथ में बैठा भी हुआ है ना, आपको देख रहा है, चल बेटा आप सो जा, या आपको ड्राई फ्रूट्स दे रहा है, कुछ भी आपकी हेल्प कर रहा है, यूं ही एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, अब आगे हैं प्रश्न। अब यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों का संकलन किस प्रकार होता है। शिवजी का धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए लक्ष्मण ने क्या कहा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार बताइए। अब उन्होंने परशुराम को शांत करने के लिए क्या क्या कहा कि धनुष हमारे लिए क्या है, सारे धनुष हमारे लिए एक समान है, और ये तो शिवजी का धनुष आप कह रहे हैं, ये श्री राम के छूने मात्र से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। तो ये अपनी बात को स्पष्ट करने के बजाय उनका जो क्रोधित परशुराम का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ उक्तियां दी थी, है ना। बचपन में हमने कई सारे धनुष तोड़े हैं, इस धनुष में ऐसी क्या है आपकी रुचि है, इस प्रकार से। अगला है, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है। भाई इसमें एक पंक्ति थी ना, नंद उर नंदन दृढ़ करी पकड़ी, वो कहते हैं हारिल पक्षी जैसे अपने पैरों में लकड़ी को दबाकर रखता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार मन, वचन और कर्म से गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ। उनका ये कहना है कि सोते जागते दिन रात वो कृष्ण का नाम ही रटते हैं। अगर आपको पंक्ति याद है वो भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम आपकी 4-5 लाइनें होनी चाहिए, या 4-5 पॉइंट होने चाहिए छोटे छोटे। ठीक है, अब अगला है, कवि की आंखें फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। देखो, फाल्गुन का महीना है ये, और यहाँ पर देख के प्रेमी, जो प्रकृति प्रेमी कवि है, क्योंकि हमने देखा है कि जो छायावादी कवि हैं वो सब प्रकृति प्रेमी हैं, तो मन प्रसन्न हो उठता है। इस समय डालियाँ कहीं लाल कहीं हरे पत्ते से लदी दिखती हैं, चारों ओर फूल खिलते हैं, इसी कारण कवि फाल्गुन की सुंदरता से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, फसल कविता के आधार पर
अनुसार फसल पैदा करने में किस किस का सहयोग होता है। आपने पढ़ा है ना, एक के नहीं, दो के नहीं, कई सारे लोगों का हाथ, कई सारे मिट्टी का हाथ, है ना। तो मनुष्य और प्रकृति दोनों की सहभागिता है इसमें फसल। और स्पेशली हमारा जो भारत देश है तो कृषि प्रधान देश है और ये मौसम पर आधारित देश है ना। तो आपने देखा कि जो फसल वाला चैप्टर जो कवि ने समझाया उसमें बताया कि प्रकृति और मनुष्य इन दोनों की सहभागिता से फसल होती है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं कृतिका के क्वेश्चन। बेजू रास्ते में मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मिलाकर यही चिल्लाना शुरू करते सारे लोग मिलकर। अतः परिवेश एवं संगति किस प्रकार बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधक या साधक बनती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। माता के आंचल पाठ के तरफ लिखिए। देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि बच्चों की संगति बहुत अच्छी थी। आप जब छोटी क्लास में पढ़ते थे या अभी भी आपके पेरेंट्स हमेशा कहते होंगे भैया अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे मित्र के साथ रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा किसी भी, है ना, कहते हैं ना काजल की कोठरी में जितने भी शयन हो जाए उसका काला मतलब उसके शरीर में काला लगेगा ही लगेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको समझाना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आप थोड़ा क्वेश्चन का समझाओगे कि जब रास्ते में एक बोलता है मूसन तिवारी को चिढ़ाता है बैजू, लेकिन सारे दोस्त उसके सुर में सुर मिलाते हैं और सबको डांट पड़ती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सत्संगति होती है, वो हमारे जीवन को बनाती है और गलत संगति से हम दुर्गुणों का शिकार हो जाते हैं। अतः परिवेश और संगति बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधक भी बन सकती है और साधक भी। और कई बार क्या होता है, अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो बच्चा बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखता है। इसको आपने 4 नंबर का प्रश्न है तो आपका एक पेज में पूरा आएगा। पहले आप थोड़ा रनिंग में लिखोगे कि इसमें जो राइटर हैं आपके शिवपूजन सहाय, उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, उनका नाम भोलानाथ था, है ना, तारकेश्वर भी था। इस प्रकार से आप लिखोगे और बचपन की एक घटना लिखोगे, उसके बाद पॉइंट्स में थोड़ा लिखोगे, फिर रनिंग में लिखोगे। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी प्रकार आप लिखोगे। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों पर होने वाली व्यावसायिक प्रगति और विकास का इन स्थलों पर तथा प्राकृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर होने वाली व्यावसायिक प्रगति, देखो यहाँ पर वो वाला कटाव वाला प्रश्न आ गया है कि कटाव में क्या थी, दुकान नहीं थी, तो उसके लिए वरदान था ना। तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रगति होगी, मतलब वहाँ पर क्या होगा, बिजनेस होगा, दुकानें खुलेंगी, मॉल खुलेंगे, पेड़ कटेंगे, तो क्या होगा, तो प्राकृतिक वातावरण में क्या होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, वहाँ भी गंदगी फैलेगी, प्रकृति का सौंदर्य भी नष्ट होगा, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से इसको बड़ा चढ़ा के लिखना है। बड़ा चढ़ा के सेंस कि आप दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। पहले थोड़ा रनिंग में लिखोगे, फिर थोड़ा पॉइंट्स में लिखोगे, ठीक है। अगला है, विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ तथा किस तरह से हो रहा है। ये वो वाला प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर से लिया गया है। जैसे हिरोशिमा बम का विस्फोट, अभी तक रेडियोधर्मी पदार्थ वहाँ पर अभी आप जानते हैं सभी। उसके बाद जो है जैसे भ्रूण हत्या, हम कह रहे हैं विज्ञान का दुरुपयोग ही तो है कि हम गर्भ में पल रहे शिशु को जान लेते हैं, फिर उसकी भ्रूण हत्या कर लेते हैं। इससे बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग फसल उत्पादन के लिए होता है, लेकिन लोग उसको आत्मघाती हमले के लिए भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो जहाँ जैसे साइबर क्राइम, है ना, जो ये भी एक विज्ञान का दुरुपयोग ही है। तो विज्ञान के दुरुपयोग आपको यहाँ पे लिखना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा आप इसमें सॉल्यूशन भी दे सकते हैं क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला हमारा राइटिंग सेक्शन आता है, संकेत बिंदु है G20। G20 क्या होता है, ठीक है। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच। ऐसे वाले टॉपिक मत उठाना जो आपको अच्छे नहीं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल लिखना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका गठन कब हुआ, है ना। इसका गठन 1999 में हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो ऐसे फैक्चुअल मत उठाना। अगला है लोकतंत्र और चुनाव, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटरनेट की दुनिया, ये और अच्छा टॉपिक है। तो आपको इन दोनों में जो, आपको इन तीनों में जो अच्छा लगे उसी को उठाना और निर्देश बिंदु के अनुसार उसको डिस्क्राइब करना है, ना कि इनके हेडिंग बना के। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों कि अनुच्छेद लेखन को आप निबंध ना बनाएं, इसको उस हेडिंग्स को आपको उसमें दिखाना है। मतलब आपने यहाँ से एक पेज में आपने ऊपर से स्टार्ट किया, उसको लास्ट में एंड करना है। आपको कोई ना स्पेस छोड़ना ना लाइन छोड़नी। ऊपर आप कोटेशन लिख सकते हो, लास्ट में आप कोटेशन लिख सकते हो, लेकिन कोई लाइन का गैप नहीं देना है, कोई पैरा चेंज नहीं करना। ये इसका फॉर्मेट का रूल है। अगर आपने ऐसा किया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। एक ही आर्टिकल राइटिंग बोल सकते हैं इसको आप, और जो आपको अच्छा लगे उसका लिखना। ये आपके पत्र हैं, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप पत्र का फॉर्मेट आप ज़रूर याद रखें, और मैं स्पेशली ईमेल का, ये ईमेल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे थोड़ा समय अधिक मिलेगा तो मैं राइटिंग सेक्शन का भी डिस्कस करूंगी। आज हमने स्पेशली ग्रामर और जो कथन कारण की बात करी और प्रश्न उत्तर किस प्रकार बनते हैं उस पर बात करी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।